निकालने की कोशिश की है। ई नेट कैसे निकलेगा, रूट अंडर, देखो एक्सियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ई नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है, cos थीटा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये पूरा टर्म इधर गायब हो गया। अच्छा ई नेट कुछ नहीं है, 2-3 स्टेप में आ गया रिजल्ट बच्चों। ई ए, अच्छा ई ए की वैल्यू निकाल लेते हैं और इधर निकालते हैं ई ए की वैल्यू। ई ए एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है बच्चों, बताओ मुझे, बोलो मेरे साथ, एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, 2kp/x3। तो 2kp/x3। अब एक्सियल लाइन पे जो p है, p का रोल कौन प्ले कर रहा है, p cos थीटा। मैंने पहले बताया ये p खत्म हो गया, क्यों खत्म, क्योंकि इसी p को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, p cos थीटा, p sin थीटा में। क्लियर है बात, इसी p को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, p cos थीटा और p sin थीटा में। क्लियर हो रही है बात, p cos, तो p का रोल प्ले कर रहा है p cos थीटा, तो EA की वैल्यू हो जाएगी 2kp cos थीटा/x3। उसी तरह E परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा E परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होता है, kp/x3, kp/x3। अच्छा p का वैल्यू क्या होगा, यहां पे p का रोल p sin थीटा प्ले कर रहा है, क्योंकि एक्सियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम p cos थीटा के लिए निकाल रहे हैं और परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड p sin थीटा के लिए निकाल रहे हैं। ये वाला p तो खत्म, क्योंकि इसी p को दो कंपोनेंट में तोड़ा था मैंने, p cos थीटा p sin। तो वैल्यू रख दो, क्या बचेगा, 2kp cos थीटा/x³ का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये का होल स्क्वायर, प्लस E परपेंडिकुलर का वैल्यू kp sin थीटा/x³ का होल स्क्वायर का रूट अंडर, सारी चीजें रूट अंडर में चल रही। क्लियर है बात। तो बच्चों ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से देखना, ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, एक एक स्टेप नोट डाउन करते रहना बेटा, एक एक स्टेप को नोट डाउन करते रहना। ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान देना, यहां पर kp/x3 दोनों में दिख रहा है, कॉमन बाहर ले ले, क्या हो जाएगा बाहर, kp/x³ बाहर हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, kp का स्क्वायर x³ का स्क्वायर बाहर आ गया, बचेगा kp/x³, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि सारे पर रूट चढ़ा हुआ है। kp का स्क्वायर x³ का स्क्वायर बाहर आया, सबका स्क्वायर रूट से कट गया, kp/x³ समझना, दोनों में kp/x³ दिख रहा है, बाहर निकाल लिया। क्या बचेगा रूट अंडर में, क्या बचेगा रूट अंडर में, 2 का स्क्वायर 4, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। यहां क्या बचा है, सिर्फ kp/x³ तो बाहर है, बचेगा sin स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस sin स्क्वायर थीटा, बात आ रही समझ में, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर का sin स्क्वायर। क्लियर बात। ई नेट क्या हो जाएगा, kp/x³, अब ध्यान देना, रूट अंडर 4 cos स्क्वायर थीटा को हम तोड़ रहे हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, समझ में आ रही बात। अरे यार 4 cos स्क्वायर थीटा को 4 cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, 3 + 1 4। ध्यान से देखो, 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या किया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं किया, प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, सबको पता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ई नेट की वैल्यू आपके लिए आ गई, kp/x³ रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक से लिखा हूं मैं, ई नेट इज इक्वल टू kp/x³ रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, कि डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, तो kp/x³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझ में आ रही है बात, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस D पॉइंट पर आ गया, जो सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर है और डाइपोल मोमेंट के एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा बना रहा है। याद रखना, ये थीटा कब लिया था, ये थीटा कैसा है, डाइपोल मोमेंट के एंटी क्लॉकवाइज, पहले ही बता दिया, अगर एग्जामिनर बदल देगा इसको, ये पलट देगा तो डायरेक्शन मतलब थीटा बदल जाएगा।
पहले बताया था ये एंगल ये डायपोल और उल्टा होगा तो ये थीटा चेंज हो जाएगा। थीटा की वैल्यू जो क्वेश्चन दिया है वो मत रख देना, ध्यान से देखना पहले, ठीक है। हमेशा ये थीटा क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट के उल्टा, डायपोल मोमेंट के एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, उल्टा चलना है। यही मैं अगर यहां प्लस क्यू दे दे या माइनस क्यू दे दे, ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट दे दे डी, ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री दे दे, तो ये एंगल 60 थीटा की जगह 60 रखोगे, नहीं रखोगे 60, 120 रखोगे, क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। अब इसके एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री ये डायरेक्शन चलेगा। बात आ रही समझ, ठीक है। तो ध्यान, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ध्यान दे देना। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ डायपोल एट एनी पॉइंट x थीटा पोलर कोऑर्डिनेट पर kp/x √ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। मैंने पहले बताया था बच्चों, ध्यान देना कि इसका यूज करके आप एक्सियल भी निकाल सकते हो और इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हो। आओ चेक करें, नोट डाउन कर लिया, फिगर को मिटा दूं मैं, ठीक है, फिगर को मिटा दूं, ठीक है, क्लियर। चलो चेक करते हैं, सारी चीजें हो गई हैं। आज हम चेक करते हैं कि इसी का यूज करके जो हमारा रिजल्ट आया है बच्चों, बताओ रिजल्ट क्या है। फिगर को मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि फिगर पर हो सके तो यूज, तो हमारे इस D पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इस D पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया है, D पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट ऑन D, E नेट ऑन D कितना आया है, D पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, kp/x क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये D पर। अब हमें एक्सियल पे निकालते हैं, इसका यूज करके एक्सियल पे पहले निकाल चुके हैं 2 kp/x क्यूब, इसका यूज करके हम एक्सियल पे निकालते हैं। तो E एक्सियल पर इस वाले लाइन पर थीटा कितना दिख रहा है, इस वाले लाइन पर अगर हमें निकालना है तो थीटा 0 डिग्री, ये रहा डायपोल मोमेंट, और इधर ही इलेक्ट्रिक एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो दोनों, अरे ये रहा डायपोल मोमेंट और ये रहा E का डायरेक्शन, दोनों के बीच का थीटा 0 डिग्री दिख रहा है। नहीं बात है इसमें, ध्यान से देखो, हम इस लाइन पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस लाइन पर, इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, सर थीटा की वैल्यू क्या होगी, अरे ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा डायपोल मोमेंट, तो थीटा 0 नहीं है, तो थीटा 0, E एक्सियल, तो E एक्सियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, kp/x क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री प्लस 1, ठीक है। अच्छा cos 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, kp/x क्यूब cos 0 की वैल्यू 1, 3 into 1 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 into 1 3 प्लस 1। नहीं पाता इस समझ में, बात नहीं आ रही समझ में। अरे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1, और 3 into 1 3, 3 into 1 3, नहीं बात है समझ में। अरे यार देख ध्यान से, cos 0 की वैल्यू 1, तो 3 into 1 का स्क्वायर, cos स्क्वायर लगा, 3 into 1 का स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1 रखा, उसका स्क्वायर लगा प्लस 1, बात आई समझ में। तो क्या हो जाएगा, बस इसी को 3 1 का स्क्वायर 1, 3 into 1 3, वही तो लिखा था मैंने यार, 3 प्लस 1, नहीं बात आई समझ में, अब आ गई होगी समझ में। कुछ नहीं किया, cos 0 की वैल्यू 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, 3 into 1 3, अभी बताया तोड़ करके, ठीक है, नहीं बात आ रही समझ में। चलो फिर से देख लो यार, हटाओ, एक एक स्टेप ही बता देता हूं, जब इतना ही कर रहा हूं तो थोड़ा सॉल्व करो। रूट अंडर 3 into 1 का स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाया प्लस 1, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, kp/x क्यूब रूट अंडर 3 into 1 3 प्लस 1 4, रूट अंडर 4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो kp/x क्यूब into 2, तो आ जाएगा 2 kp/x क्यूब। देख देख ध्यान से सॉल्व कर,
Kp अपॉन x क्यूब रूट अंडर 4 3 into 1 3 plus 1 4, तो क्या आ जाएगा 2kp अपॉन x क्यूब। अरे 4 का रूट हटेगा 2 बचेगा। तो देखो ध्यान से ये एक्सियल पे यही तो वैल्यू निकाला था मैंने 2kp अपॉन x क्यूब, यही वैल्यू तो निकाला था। तो ये एक्सियल का वैल्यू क्या आ जाएगा 2kp अपॉन x क्यूब, 2kp अपॉन x क्यूब। ठीक है बात क्लियर है बात। देखो इसका यूज करके हमने एक्सियल वाला निकाल लिया, एक्यूरेट वैल्यू आई 2kp अपॉन x क्यूब। इसका यूज करके पहले ही बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है बस, ताकि एक्सियल और इक्वेटोरियल तो ऐसे निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, थीटा की वैल्यू डाली निकाल। ठीक है अब आओ ई परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। आ जाओ यहीं पे ई परपेंडिकुलर भी निकाल ही लेते हैं। ई परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल बाइसेक्टर पर क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू इसी का यूज कर रहे हैं kp अपॉन x क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अच्छा एक्सियल वाले पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। p के उल्टा डायरेक्शन में चलना है, यहां पे निकाल रहे हैं ना, तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगी। थीटा की वैल्यू 90 होती है ना इक्वेटोरियल वाले पे, तो cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा टर्म 0 0 में 1 ऐड करेंगे 1 बचेगा, 1 का रूट होगा। तो यही हो जाएगा ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा kp अपॉन x क्यूब रूट अंडर 3 into 0 plus 1, 3 into 0 plus 1, cos 90 की वैल्यू 0 0 का स्क्वायर 0 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी kp अपॉन x क्यूब 3 into 0 0 plus 1 रूट अंडर 1 का वैल्यू 1। अब किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही चीज आ जाएगी। तो ई परपेंडिकुलर kp अपॉन x क्यूब, ध्यान देना kp अपॉन x क्यूब यही तो वैल्यू निकाला था परपेंडिकुलर वाले kp अपॉन x क्यूब। ठीक है तो देखो इसका यूज करके हम कैसे निकाल रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू डाली निकाली, थीटा की वैल्यू डाली निकाली, समझ में आ रही बात। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई kp अपॉन x क्यूब, यही वैल्यू तो निकाला था डेरिवेशन करके, यही वैल्यू तो निकाला था ना डेरिवेशन करके kp अपॉन x क्यूब, और एक्सियल का निकाला था 2kp। तो दोनों का हमने निकाल दिया इसका यूज करके, इस वाले मेन फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका यूज करके हमने दोनों निकाल दिया और सेम आ गया 2kp अपॉन x क्यूब, kp अपॉन x क्यूब। दोनों का रिजल्ट जो हमने बताया था वो आ गया सेम। तो देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट था, और डेरिवेशन बहुत इजी था, सारी चीजें डेरिवेशन बहुत इजी था। कैसे कैसे निकाला, p को दो कंपोनेंट में तोड़ा, ये एक्सियल लाइन इधर गया, इक्वेटोरियल लाइन इधर आया, ये इसी की डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके कारण परपेंडिकुलर, इसके कारण इसको उल्टा डायरेक्शन में जाता है। कुछ नहीं किया, ई नेट निकाल दिया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, वैल्यू रख दिया, वैल्यू रख के ये आगे 3 स्टेप का डेरिवेशन, और इसका यूज करके एक्सियल भी निकाल लिया, परपेंडिकुलर भी निकाल लिया। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें इस वीडियो में यही था कि ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कैसे निकला वो इंपॉर्टेंट है, उसका कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और दोनों का यूज करके कैसे। याद रखना एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल के डायरेक्शन में ही जाता है, और परपेंडिकुलर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो डायपोल के उल्टा डायरेक्शन में जाता है। ठीक समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे समाप्त होता है ये टॉपिक, 3 पार्ट का टॉपिक था, तीनों पार्ट आज कवर हो गया है। ठीक है कल से एक नया टॉपिक, एक नया लेक्चर लेकर के आऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ डायपोल 3 पार्ट में था, तीनों पार्ट आज खत्म होता है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट करें, ठीक है कोई भी डाउट हो कमेंट करें, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।